Are people aware about their own behaviors, about their own reflexes? कोई भी इमोशन बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है. अगर हमारे आसपास बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, हमें प्रताड़ित किया गया है, हम वो लर्न करते हैं. इस जनरेशन में तो पेशेंस ही नहीं है यार. कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार को प्यार जैसा नहीं बताते, वो यार मेरा गुस्सा ही मेरा प्यार है. इस साइकोलॉजी हमें इंडिविजुअलिस्टिक बनाती है. आप ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा हील कर सकते हैं. ना थेरेपिस्ट फ्रेंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ना फ्रेंड्स थेरेपिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं. नो लिमिट, नो फिल्टर, सिर्फ रियल बातें. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बातें अनलिमिटेड और मैं हूँ विशाखा राजुरकर राज. आज इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है. ये खास क्यों है ये मैं आपको बता दूं. इसीलिए क्योंकि ये है मेरी बचपन की दोस्त. वाइल शी इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे पर्सनालिटी हैं जो भोपाल में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज अ ट्रॉमा थेरेपिस्ट, एज अ सेक्स थेरेपिस्ट, एज LGBTQ कम्युनिटी की counseling practitioner, as a Reiki master and what not. She is none other than my very beautiful and very close friend द्योतिमा शर्मा. थैंक यू द्योतिमा हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए. ये मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज ये मेरा पूरा हक बनता है कि तुम यहाँ पे रहो और मेरे साथ खूब सारी बातें करो. थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक बीइंग हियर और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऑलरेडी. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. तो हम बहुत सारी मज़ेदार बातें आज करने वाले हैं और मज़ेदार के साथ साथ हम बहुत सारी वैल्यूएबल बातें भी आज द्योतिमा के साथ करने वाले हैं. अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट ग्रोइंग अप एंड अबाउट डीलिंग योर सेल्फ इन योर लाइफ. तो द्योतिमा मेरे ख्याल से बात हम यहाँ से शुरू करें कि स्कूल में हम दोनों साथ में पढ़े हैं दोस्तों. 12वीं तक हमारी पढ़ाई साथ में हुई और तब तक हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे थे, NCC भी कर रहे थे. यस, क्या बात है. यस. तो इसके साथ साथ हमने कभी सोचा नहीं कि आई विल गेट इनटू मीडिया एंड यू विल गेट इनटू साइकोलॉजी एंड स्टिल वी विल शेयर द सेम काइंड ऑफ विजन यू नो फॉर द सोसाइटी. ये बात मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट भी करती है. तो इससे पहले कि हम साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ पे जाएं, आई रियली वांट टू नो व्हाट एक्साइटेड यू टू गेट इनटू साइकोलॉजी. तो बात यह है कि ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट था, साइंस सब्जेक्ट था स्कूल में, साइकोलॉजी नहीं था. मुझे तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी नहीं पता थी कि P से शुरू होती है. राइट, मेनी ऑफ अस डिडंट नो एक्चुअली. तो मैं जब कॉलेज में प्रॉस्पेक्टस लेने के लिए गई, एडमिशन लेने के लिए कॉमर्स की फील्ड में, और मैंने देखा कि ओ यहाँ पे तो BA के सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी भी है. सो आई थॉट शायद ये सब्जेक्ट मेरे लिए बना है. तो बस मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मुझे इतना पता था कि ये सब्जेक्ट पढ़ता है मन को और मुझे बहुत आकर्षित करता था. तो मैंने ले लिया. मुझे नहीं पता था इसके आगे मैं क्या करने वाली, बट आई टुक एडमिशन इन दैट. तो द्योतिमा मैं भी जब मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी ग्रेजुएशन में, तो थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ा और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त शायद मेरा ध्यान इतना ज़्यादा नहीं गया साइकोलॉजी पे, जो कि अब यू नो बीइंग अ फ्रेंड ऑफ योर्स, बीइंग 30+ आपका दिमाग उस पर जाता है. तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी ऑफ कोर्स हम सबके लिए बहुत ज़रूरी विषय है. लेकिन मैं भी ऐसा स्ट्रगल करती हूँ, मुझे भी ऐसा फील होता है कि यार हमको स्कूल में इस सब्जेक्ट के बारे में क्यों नहीं बताते. व्हाई डोंट वी हैव अवेयरनेस अबाउट दिस. व्हाट इज़ योर टेक. लगता है साइकोलॉजी हमको स्कूल में भी पढ़ाई जानी चाहिए. एब्सोल्युटली. स्कूल में बहुत छोटी सी क्लास से शुरू करना चाहिए साइकोलॉजी पढ़ाना. इनफैक्ट साइकोलॉजी की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सोशल इमोशनल लर्निंग की ज़रूरत है. अब आप ये देखो कि हमको HCF LCM निकालना सिखा देते हैं 4th-5th क्लास से. हाँ, इंटरेस्ट निकालना, ट्रिग्नोमेट्री, दिस इन दैट. मुझे तो शायद ही काम आया हो ट्रिग्नोमेट्री. लेकिन अगर मुझे सोशल इमोशनल लर्निंग सिखाई जाती, मुझे कैसे इमोशंस रेगुलेट करने हैं, शेमिंग जो मैं खुद की कर लूँ अगर या दूसरों को शेम करूँ, वो क्या, इससे क्या होता है, इसको कैसे रेगुलेट करना है, लोगों से बातें कैसे करनी, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह, प्रेजेंट में कैसे रहना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ये सब तो मतलब बेसिक है. राइट. ये लाइफ स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट है और ये स्कूल्स में होना चाहिए.
इनफैक्ट ये आ गया है NEP 2021 जब आया तो उसमें मेंशन है कि सोशल इमोशनल लर्निंग क्लासेस होनी चाहिए। अब कितनी हो रहे हैं, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, वो भी एक क्वेश्चन है, लेकिन आ रहा है धीरे धीरे। आई एम होपफुल अबाउट इट। तो लेकिन हम अभी भी फिर भी इसी स्थिति पर हैं अगर हम सोसाइटी की बात करें तो। थैंकफुली ऑफ कोर्स साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और उसके बारे में उसका इम्पोर्टेंस, या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी लोगों को पता चलने लगा है। लेकिन फिर भी भोपाल शहर की अगर हम बात करें और फिर अगेन गोइंग टू द लेवल ऑफ इंडिया, डू यू थिंक पीपल आर अवेयर अबाउट कि साइकोलॉजी को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है तो हम लोगों के देयर आर पीपल हु कैन एड्रेस आवर प्रॉब्लम्स। व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो डू यू सी एज अ प्रैक्टिशनर? मैंने ये देखा है, तो देयर इज अ स्टैंडर्ड लाइन ना। कोविड के पहले बहुत कम अवेयरनेस थी और ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड अवेयरनेस बढ़ गई है। लेकिन ये अवेयरनेस भी मैंने देखा है कि जेन ज़ी में ज़्यादा बढ़ी है। वो एक ऐसी जनरेशन है जो खुद आते हैं, वो कई बार अपने पेरेंट्स को भी भेजते हैं। अच्छा, कि आपको ज़रूरत है, आप जाओ, और वो जज नहीं करते, वो शेम नहीं करते। तो इस जनरेशन में तो अवेयरनेस है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बच्चों में तो ऑफ कोर्स नहीं ही है, उन्हें तो नहीं ही बताया जा रहा है कि क्या। और जो ओल्डर अडल्ट्स हैं उनमें भी बहुत अभी भी स्टिग्मा है। एंड व्हाट अबाउट मिलेनियल्स? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा झगड़ा जितना माता पिता का अपने बच्चों के साथ नहीं चलता, जो हमारी जनरेशन में होता था, हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं और हम ऐसा सोचते हैं, उससे ज्यादा झगड़ा आजकल मिलेनियल्स और जेनजी के बीच में देख रहे हैं। या हो सकता है दिस इज अ हाइप क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जितनी मेरी प्रैक्टिस मैंने देखी है, मिलेनियल्स आर इन बिटवीन, दे आर अवेयर, बट ये भी कोशिश करते हैं कि मैं खुद से सुधार लूँ, मैं पहले खुद से कोशिश कर लूँ। तो मतलब इनफैक्ट ये भी है कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा जनरल, मैं किसी से बात कर लूँगा, मैं इमोशनल ईटिंग कर लूँगा, दारू सुल्ता ले लूँगा, लेकिन मैं आखिरी में जाऊँगा जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जब अति हो जाएगी। अति मोस्टली यही होता है कि जब अति हो जाती है तब जाते हैं, या तो फिर वहाँ भी नहीं जाते अगर स्टिग्मा है तो। लेकिन ये स्टिग्मा सिर्फ एज वाइज नहीं है ना, ये जोग्राफिकली भी डिवाइडेड है, ये क्लास स्ट्रेटा के हिसाब से भी डिवाइडेड है। अच्छा, एक और मुझे साइकोलॉजी को लेकर ही जो चलता है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम आगे और बहुत गहरे विषयों पर थोड़ी बात करेंगे, पर मुझे एक ऐसा विचार आता है, बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, और हम एक कलेक्टिव सोसाइटी हैं एंड सोशल एनिमल हैं, तो सभी लोग कह रहे हैं वी आर कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिशन, वी आर कम्युनिटी बेस्ड कंट्री। इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारा पीस ऑफ माइंड कैसा है, हमारे आसपास के लोग ठीक हैं या नहीं है, कहीं टॉक्सिक तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी में या एक सोशल लाइफ में रहते हैं, या फिर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। डू यू थिंक एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर, कि साइकोलॉजी हमें इंडिविजुअलिस्टिक बनाती है? नहीं, शुरुआत में अगर आप अबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ेंगे या इनफैक्ट साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको लगेगा कि हम इंडिविजुअली देख रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी हमें सिस्टमिक लेंस भी देती है। अगर हम सिस्टमिक लेंस को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम हमारे सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ ही नहीं रहे। एक सब्जेक्ट है सोशल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी अनदर सब्जेक्ट, मतलब हाउ थिंग्स अफेक्ट ईच अदर। अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें, तो ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर्स मॉडल है जो बताता है कि कैसे हम एक सिस्टम का पार्ट है, हम उसके सेंटर में हैं और हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें हैं, और देयर इज अ डिस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बट थिंग्स अफेक्ट अस एंड वी अफेक्ट द system as well. So individually, yes, it is a unit, but there is a give and take.
तो ये वैसा ही है कि हम बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हाँ, ऐसी कोई बात हम बूंद समझ बूंद से घड़ा कि भरता है। इंडिविजुअली जब हम ठीक होंगे तो होल सोसाइटी विल टेक अ मोर बेटर शेप या ज्यादा सुंदर दिखाई देगी. इसी के साथ में मैं ये भी बोलूंगी, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. इट डज, एब्सोल्युटली. तो सिस्टम कैसे हमें हमारे व्यवहार को कैसे प्रेरित कर रहा है, बना रहा है, मोल्ड कर रहा है, और सिर्फ व्यवहार को नहीं, हमारे थॉट्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, द सेंसिटिविटी ऑफ थिंग्स, वो भी. That is why you are doing empathy circle. यस. Tell us something about that. सो एम्पैथी सर्कल इज माई इनिशिएटिव, जो मैंने एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस के दौरान जब मैंने देखा कि कई सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लोनलीनेस क्रीप इन हो रहा है यंग अडल्ट्स में, स्पेशली मैंने ये चीज़ देखी. तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग एक दूसरे से मिलें, उनको वहीं के वहीं नए लोगों से मिलने का एक फील आए, और साथ साथ में वो सीखें कि एम्पैथी कैसे बिल्डअप करते हैं, हाउ टू लिसन एक्टिवली, एम्पैथेटिकली, कंपैशनेटली, जिससे कि आप सामने वाले को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकें, नॉन जजमेंटल ईयर्स प्रोवाइड कर सकें. जब मैंने इसको एम्पैथी सर्कल को करना चालू किया, दूसरे तीसरे सेशन में मैं रियलाइज कर रही थी कि एक ग्रुप आता है, मिलता है, लोग बात करते हैं, एंड दे प्रेजेंट देमसेल्व्स फॉर ईच अदर, बट देयर आर सम पीपल हु आर ग्रेट एम्पैथ्स ऑलरेडी, बट दे डोंट नो हाउ टू फिल देमसेल्व्स. तो वो खाली हो जाते हैं दूसरों को दे देकर. इसे कंपैशन फटीग कह सकते हैं. तो उसका दूसरा पहलू है सेल्फ केयर. अगर आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे, हाउ विल यू पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. तो ये दोनों ही चीजें मैं साथ में लेकर चलती हूँ, केयर फॉर अदर्स एंड केयर फॉर सेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार हम सेल्फ केयर को ऐसा भी समझते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो सिर्फ अपना ध्यान रखना है. बट आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि सेल्फ केयर हमें इसलिए करना है ताकि हम दूसरों का भी ठीक से ध्यान रख पाए. हाँ, दोनों ही चीजें. अगर हम खुद से प्रेम कर सकेंगे तभी हम दूसरों को वो प्रेम दे सकेंगे, वरना नहीं. अगर आपका दूसरों से झगड़ा हो रहा है ना, एक पैटर्न चल रहा है कि अरे भैया इससे भी कुछ तो भी अनबन चल रही है, इससे मैं इरिटेट हो गया, शायद आपका रिश्ता अपने आप से ही कुछ खराब है. हाँ, आप अपने आप से दूर हो गए. हाँ, तो नोटिस कीजिए कि आप किस तरह के पैटर्न्स दूसरों के साथ क्रिएट कर रहे हैं. क्या कहीं आप अपने आप के साथ भी तो वही नहीं कर रहे. हाँ. आपने एक और चीज बोली, बाउंड्रीज, कि हम बाउंड्रीज बना रहे हैं. आजकल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है बाउंड्री बनाने की, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस कर जाते हैं. लेकिन साथ ही साथ में अगर हम एम्पैथी डेवलप कर लेते हैं, खुद के लिए प्रेम, दूसरों के प्रति कंपैशन, करुणा डेवलप कर लेते हैं, तो आसान होगा. बाउंड्रीज बहुत ज्यादा कड़क, रिजिड नहीं बनानी पड़ेंगी. अब पता नहीं है यूटोपियन थॉट है या क्या है, मैं डिस्टोपिया लेकर भी नहीं चल रही हूँ. जो मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में, वहीं से मैं पिकअप करती हूँ और वही मैं देना चाहती हूँ. तो एम्पैथी सर्कल इज बेसिकली माय, यू कैन से इट्स अ सोशल कॉज. एंड इट साउंड्स सो मच क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी. मुझे उस तरफ का भी मतलब ऐसे आभास हो रहा है कि हम थोड़े कुछ आध्यात्म की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं. और इस तक पहुँचते पहुँचते मेरे मन में फिर वही बात आती है दैट यू आर ऑल्सो नॉट ओनली अ रेकी प्रैक्टिशनर बट ऑल्सो अ रेकी मास्टर. नाउ हाउ डिड दिस हैपन? रेकी क्या है? हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर समबडी टू लर्न रेकी? जरूरी नहीं है कि सब सीखे ही, पर यू कैन ऑल्सो सीक हेल्प फ्रॉम रेकी, है ना? ये वाली भी बात है. तो रेकी के बारे में मुझे थोड़ा सा. रेकी बेसिकली एक एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिस है, जहाँ हम एक टीचर से सीखते हैं, एक ट्रेडिशनल टीचर से हम सीखते हैं. जो टीचर हमारे जब इनिशिएशन करते हैं तो वो कुछ एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं. एनर्जी सेंटर्स का क्या मतलब है? ये हमारी एनर्जी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जो जहाँ पर एनर्जी हमारी कॉन्सेंट्रेटेड है. हम हिंदी में इन्हें चक्रास कहते हैं.
चक्र। हम्म। तो जब वो एक्टिवेट होते हैं, हम रिसीव करते हैं एनर्जी कॉस्मोस से। रेकी का मतलब ही, इट्स एक्चुअली अ जापानीज टर्म जिसका मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। तो ये सर्वव्यापी ऊर्जा है। जब हम इसे सीख लेते हैं तब हम इसे अबंडेंस में रिसीव करने लगते हैं। और हम रेकी प्रैक्टिस करते करते हमारी जो ऑरा है उसे चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट लेवल अप जो है 2nd डिग्री, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी हील कर सकते हैं। ये एक सपोर्टिव हीलिंग प्रैक्टिस है। डज इट हेल्प यू एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर? यस। कैसे? पता है सबसे ज़्यादा मुझे बिलीव तब आया, अच्छा मैं 2003 या उससे पहले से ही मैंने सीखा हुआ है, मतलब मैं 6th या 5th क्लास में थी, मुझे I remember, and you know, she's the one who inspired me to learn Reiki. So I am also a 2nd degree Reiki holder. Yes. तो मैंने बहुत पहले सीख लिया था, लेकिन मैं ना, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा उसी दौरान में पढ़ रही थी, तो और कोई और बताने वाला था नहीं कि रेकी का साइंस क्या है। तो थोड़ा मुझे डाउट में रहती थी हमेशा ना, भरोसा आ रहा है कभी नहीं। जब मैं यूज कर रही हूँ रेकी को तो भरोसा आ रहा है, कभी कभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि डाउट हो रहा है। लेकिन ये ऐसे ना खींचातानी मेरी रेकी के साथ चलती रही। मैंने जब ट्रॉमा में ट्रेनिंग ली और ट्रॉमा पेशेंट्स के साथ डील करना चालू किया, एक क्लाइंट थी मेरी, बहुत बहुत प्यारी, लेकिन बहुत परेशान भी कई लेवल्स पे। वो टच अवर्सिव थी। टच अवर्सिव का मतलब है कि आप उन्हें टच करने जाएंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो शायद घबरा जाएं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ ट्रॉमेटिक मेमोरीज बॉडी में होल्ड कर ली जाती है, बॉडी कॉल्ड हेप्टिक मेमोरी, या और मे बी सोमैटिक, साइकोसोमैटिक। उस दिन जब वो आई तो बहुत ज्यादा परेशान थी, इतनी ज्यादा कि हम बात ही नहीं कर पा रहे थे, थक रही थी, पैरों में बहुत पेन था। बातें करते करते थोड़ी देर में उसने कहा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए हेड डाउन करके सो जाऊं। मैंने कहा ठीक है। अब तब तक मैं क्या करूं, तो साइकोथेरेपी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे है, मैं उसके लिए स्पेस होल्ड कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने उसे ये भी कहा कि अगर तुम अलाउ करो तो मैं तुम्हें रेकी दे दूँ। वो रेकी के बारे में पहले से जानती थी, कहीं और से जानती थी। तो उसने कहा ठीक है, और मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस से उसको टच हीलिंग दिया। स्लोली क्या हुआ कि मेरा हाथ उसके कंधे पे और सिर पे, मैंने 5-6 पॉइंट्स पर दिया। तो जब मैंने सिर पे दिया तो ऐसे टच मैंने उसको किया, उसे कुछ अवर्जन नहीं हुआ, वो रिलैक्स होने लगी। इनफैक्ट उसको 4 दिन से नींद नहीं आई थी और वहां पे वो स्नोर कर रही थी। क्या बात! तो ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, बहुत मैजिकल, कि ये क्या हुआ। हालांकि मैं रेकी दे रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका इफेक्ट कहाँ तक हो सकता है। यहाँ पर रेकी पर और विश्वास खुद ही बढ़ा, बहुत बहुत बढ़ गया। बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है ये। वेरी नाइस। ओ, तो मैं भी अब रेगुलरली प्रैक्टिस करूंगी। यस प्लीज। ये जैसे जस्ट यू मेंशन्ड कि उसका पैर दुख रहा था, शी वाज नॉट फाइन। हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है, जैसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल लोगों के बीच में, खासतौर पे यंगस्टर्स के बीच में। ये जो हमारे दिमाग में हो रहा होता है, इसका असर हमारे शरीर पर होता है। हाँ, ब्रेन एंड बॉडी का एकदम, मैं कहती हूँ, कमिटेड रिलेशनशिप है। ये सिचुएशनशिप में भी नहीं जाते, ये एक दूसरे को इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम ये तो मानते हैं कि अगर हमारे शरीर पे चोट लगी है तो हम दिमागी तौर पे ठीक महसूस नहीं करते। हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया एज ए सोसाइटी, लेकिन शायद हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम दिमागी तौर पे भी ठीक नहीं है तो हम कितने भी फिजिकली फिट हो, उस पे उसका असर आएगा ही। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। Have you seen something like that? अरे बहुत रोजमर्रा का एग्जाम्पल देती हूँ। पेशेंट्स की क्या बात करते हैं हम, 99% लोग, मूड खराब है, कोई बुरी न्यूज मिल गई, भूख लगनी बंद हो जाएगी। Oh yeah, या आप स्टेज पे जा रहे हैं तो पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी। binge eating, all of that is yes, इमोशनल ईटिंग। इनफैक्ट जो मैं स्टेज का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लगभग हर बच्चे को शायद ये एक्सपीरियंस हुआ होगा
कि जब वो दूसरों के सामने परफॉर्म कर रहा है तो पेट में कुछ कुछ हो रहा है, किसी को सुसु आ जाता है, किसी को पॉटी आ जाता है, और कभी कभार ये बड़े होने तक भी कंटिन्यू होता है अगर उस पर काम नहीं किया गया तो वो क्यों है? क्योंकि आप नर्वस हैं और आपकी बॉडी में फिजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी बॉडी कुछ इन्फॉर्म कर रही है। राइट। तो यहीं से मैं एक चीज आपके दर्शकों को ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं, सेंस कर पा रहे हैं, तो आप इजीली अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं, आप अपनी बॉडी के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। पुराने ज़माने में पता है क्या होता था? लोग अपनी बॉडी के सेंसेशन के बेसिस पे बता देते थे कि मौसम अब ऐसा होने वाला है। ओह या अवेयरनेस। हाँ, जैसे जापान में बहुत सारे लोग अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं क्योंकि मछलियों को पता चल जाता है कि कब अर्थक्वेक होने वाला है। उन्हें पहले पता चल जाता है। जानवरों को पता चल जाता है क्योंकि वो अपनी बॉडी से बहुत कनेक्टेड है और हम बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसे जैसे हम सिविलाइज हो रहे हैं, कॉग्निटिवली इवॉल्व हो रहे हैं, हम अपने इमोशनल ब्रेन और सर्वाइवल ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अभी एक शब्द जो मैंने ही बोला विच इज अवेयरनेस, इससे मैं उस क्वालिफिकेशन तक पहुंचती हूँ दैट यू हैव अटेन्ड। तो ज्योतिमा ने साइकोलॉजी की पढ़ाई की, उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट हुई और भोपाल में लगातार वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। इसके बावजूद वो रुकी नहीं। शी वेंट ऑन टू टिस मुंबई एंड शी डिड ट्रॉमा थेरेपी में सर्टिफिकेशन। एंड दोस्तों ध्यान से सुनिए इस बात को, शी इज द फर्स्ट ट्रॉमा थेरेपिस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो इसीलिए भी ये विशेष दोस्त आज हमारे इस पॉडकास्ट के लिए और भी विशेष है। ड्रॉम पे थोड़ा सा टेक्निकली इसको एड ऑन करूंगी। पीजी डिप्लोमा इन ट्रॉमा फोकस थेरेपी टिस में होता है, वो मैंने किया है। दैट मेक्स मी फर्स्ट ट्रॉमा फोकस थेरेपिस्ट। ओके, आई एम श्योर ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट हैं और काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए कि हमें एज जनता वी आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। अगेन एज जनता हमें ये भी नहीं पता कि यार हम बहुत सारा काम जो करते हैं, बहुत सारी सोटू से हरकतें करते हैं, इट इज सो मच बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा दैट वी ऑलरेडी होल्ड। हम इतना सारा बैगेज लेके चल रहे हैं। एज अ ट्रॉमा फोकस्ड थेरेपिस्ट आपको क्या लग रहा है, आर पीपल अवेयर अबाउट देयर ओन बिहेवियर्स, अबाउट देयर ओन रिफ्लेक्सेस, अबाउट देयर ओन रिएक्शंस, और you know how they can identify कि नहीं यार this is my traumatic behavior, this is because of a trauma. So आप क्वेश्चन पूछ रही हैं इनसाइट के बारे में कि खुद से कितना अवेयर हैं, और इसके लेवल्स होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं है, हाँ है। ये पूरा स्केल है, पूरा स्केल है। कुछ लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, टू देयर आर सम पीपल जो इमोशनल लेवल तक उनकी इनसाइट है अच्छी खासी, उनको पता है उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी बॉडी उन्हें क्या इन्फॉर्म कर रही है, उनका इमोशन जो आ रहा है हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। सो फ्रॉम डिनायल टिल हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस देयर इज अ स्केल। ओके, तो हम थेरेपी में यही करते हैं, इनसाइट बिल्डिंग इज वन मेन गोल, अवेयरनेस बिल्ड। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि हु इज नॉट टेकिंग थेरेपी, लेकिन हो सकता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद थोड़ा सा जागरूक हो, उन्हें हम क्या टिप्स दे सकते हैं? बिकॉज यू नो आई बिलीव हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हम देखते हैं, हमारे कोलीग्स में भी जिनसे हम बातें ठीक ठाक करते हैं, ज्यादा करते हैं, फ्रेंडली करते हैं, हम पाते हैं कि लगभग सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ है जो पीछे है। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैन यू जस्ट गिव बेसिक टिप्स कि हमको समझ में आए कि जैसे व्हाट आई यूज इज कि जैसे ही मुझे हाइपर गुस्सा आता है मैं 1 सेकंड के लिए अपने आप को रोक लेती हूँ और उस 1 सेकंड में मेरा जो बिहेवियर शिफ्ट है वो रुक जाता है। मतलब आई ट्राई टू गेट माई सेल्फ टू न्यूट्रल, आई ट्राई टू गेट माई सेल्फ। क्या इस तरह ये सिर्फ लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं है, ये तो इमोशनल मैनेजमेंट है। थैंक यू, थैंक्स टू यू प्रोबेबली बिकॉज यू हैव बीन टॉकिंग सो मच अबाउट लाइफ। मानो ना मानो, आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि आप परेशान हैं, चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं, आप चीजों को इफेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को डिनायल में रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो पता होती है कहीं। अगर आपको पता है तो एटलीस्ट अपने आप से तो सच बोलो। किसी और से भले ही ना बोल पाओ, एटलीस्ट डायरी लिखना चालू करो, आपको अपने पैटर्न्स दिखेंगे।
राइट. और अगर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कोई तकलीफ हो रही है, वर्क लाइफ हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ, जैसे गोल हम अचीव करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम रेस्ट एंड रिलैक्स करना चाह रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, यस. हमारी सोशल हेल्थ या फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो देयर आर 8 एस्पेक्ट्स ऑफ वेलनेस. उसमें से अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप सतर्क हो जाइए. Can you tell us those 8 aspects? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एटसेट्रा. ओके, बट आई थिंक ये मेजर चीजें हैं जो लाइफ को हमारे अफेक्ट कर ही रही हैं गाहे बगाहे. राइट. पता है क्या, लोगों को लगता है कि चलो ठीक है वहां पे इशू है, बाकी सब जगह तो मेरा ठीक चल रहा है. हाँ. ये ना वाटर टाइट कंटेनर्स नहीं है. एक जगह गड़बड़ हुआ, अगर नहीं संभाल पा रहे तो वो फ्लो कर सकते हैं दूसरी एरियाज ऑफ लाइफ में, इससे पहले कि सब बिगड़ जाए. संभाल लो. और मैं ये नहीं कह रही, एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ थेरेपी ही करो. हालांकि थेरेपी बहुत बहुत मदद करती है, लेकिन देर आर अदर वेज ऑल्सो टू हील योर सेल्फ. आई एम अ बिलीवर ऑफ होलिस्टिक हीलिंग. अगर आप न्यूट्रिशियस फूड खाकर बेटर फील कर सकते, गो फॉर दैट. डोंट ईट डेड फूड. अगर आपको एक रूटीन लाइफ जीने में बेहतर महसूस हो रहा है, डू दैट. डोंट अवॉइड इट. किसी से बात करने में अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स अ कॉन्फिडेंट, अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. आजकल क्या हो गया ना, लोग कह रहे हैं शेयर शेयर शेयर, अब सबसे शेयर कर दिया, गड़बड़ हो गई, पिक्चर बन गई और अफवाहें फैल गई. तो वो ना करके किसी ट्रस्टवर्दी और वाइज व्यक्ति से सलाह मशवरा करें. नेचुरोपैथी है, एनर्जी हीलिंग है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें दुनिया में बहुत कुछ है. सो जैसा मैंने कहा कि ज्योतिमा ने बहुत सारा कुछ कर रखा है, जिसमें से एक ये भी है दैट शी इज एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट. राइट. तो जो पिछली बात हम कर रहे थे ये लगभग उससे ही मिली जुली बात है. हाउ डज दिस वेरी स्पेशल थिंग हेल्प अस एंड हाउ डू यू गिव थेरेपी टू पीपल एज एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट? तो क्या हुआ ना, जब मैं काफ़ी समय से साइकोथेरेपी कर रही हूँ, साइकोथेरेपी मोस्टली इज़ अबाउट टॉकिंग, ऑफ कोर्स साइंटिफिक वेज में असेसमेंट वगैरह करते हैं हम, और थेरेपीज़ बहुत सारी हैं जिसमें टेक्निक्स हैं बहुत सारी साइंटिफिकली. बट देन मैंने देखा कि ना देयर आर सम गैप्स जो टॉक थेरेपी के द्वारा फिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी इश्यूज को या अपने जो एक्सप्रेशन है उसको वर्ड्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते. और जरूरी भी नहीं है ना कि हर चीज को वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाए, ग्रामेटिकली सिस्टमेटिकली लगाया. बिल्कुल. आई कम फ्रॉम अ कम्युनिकेशन बैकग्राउंड. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट बैकग्राउंड दे से कि नहीं, हाँ सर हर चीज हम बोल कर सकते, करो. सो दैट विल पावर समटाइम्स चेंज अस आल्सो कि ओ कैसे, वही सीखा है ना. मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है पता नहीं. तो ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं उसको शब्द दे पा रहे, आप उसको लेबल नहीं कर पा रहे. एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी या एक्सप्रेसिव आर्ट्स आपको वो फ्लो देता है वेंट आउट करने का, एक्सप्रेस करने का. द फंडा इज डोंट सप्रेस. अब आप पूछेंगे कि नहीं लेकिन लोग तो कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बुरी बात होती है. पहली बात तो ये कि कोई भी इमोशन बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है. अगर वो इमोशन आ रहा है वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आ रहा है. सो क्या हमें गुस्सा करना चाहिए, हमें चीजें तोड़नी फोड़नी चाहिए? नहीं, वो बिहेवियर हो गया. हम अभी कर रहे हैं इमोशन की बात. गुस्सा आ रहा है, आग बबूला हो रहे हो आप, तो आप उसे हेल्दीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं निकाल सकते हैं. निकालना ज्यादा जरूरी है. अगर आपने उसको स्टोर कर लिया, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं, आजकल तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ओ आप स्ट्रेस लेते हो इसलिए ऐसे. डायबिटीज का कारण स्ट्रेस, आई मीन वन ऑफ द रीजंस. देन कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी, लॉट ऑफ थिंग्स. देयर इज वन होल सब्जेक्ट कॉल्ड साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, जो बताता है कि कैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ये हम ट्रॉमा में भी पढ़ते हैं. यस. आप अपने आप को रोकिए मत, एक्सप्रेस कीजिए थ्रू डांस, दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन. यस. थ्रू कलर्स, एनी मूवमेंट, पोएट्री, Singing. सिंगिंग, म्यूजिक. Yeah.
इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाना। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि गुस्सा आ रहा है, जाओ पंचिंग बैग पे मारो। तो इन सारी ही बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में एक सवाल और आता है, जैसे हम लोग तो साइकोलॉजिकली बहुत अवेयर हैं स्टिल, बिकॉज हमने पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन हम सोसाइटी में इतने सारे डिसरप्शंस देख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं. देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग बैड टू देमसेल्व्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग बैड टू अदर पीपल ऑल्सो. हम देख रहे हैं मर्डर्स हो रहे हैं, फैमिली में ही एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं. हम ये भी देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं. मतलब ये सारी बातें बहुत डिस्टर्ब करती हैं और फिर अंततः हम उन लोगों को ऑफ कोर्स क्रिमिनल की तरह देखने लगते हैं. क्या ये वो लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? क्या ये वो लोग हैं जिनके साथ जो ट्रॉमा से आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये? उनकी क्या साइकोलॉजी है? ये व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो अगेन जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको लाना चाहूँगी. सिस्टमिक लेंस के थ्रू हम देखें हमें क्या क्या दिखाई देता है. पहला तो ये कि अगर हम इस इंडिविजुअल को देख रहे हैं, उसकी बायोलॉजी क्या कहती है. हाँ, वो कौन से जीन्स लेकर पैदा हुए हैं, या जब वो पेट में थे तब उनकी माँ कितना रिलैक्स थी या कितना स्ट्रेस थी, वो भी अफेक्ट करता है. राइट. ठीक है, दैट्स द बायोलॉजिकल पार्ट. साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. अगर हमारे आसपास बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें प्रताड़ित किया गया है, हम वो लर्न करते हैं. yes. हम कई बार उसे गो थ्रू करते हैं क्योंकि that हम is उसे why- अंडू करना चाहते That is why there is a concept of generational trauma also. हैं. हाँ, यस. ये मैंने एक उपन्यास पढ़ा था एलिफ शफाक का, विच इज कॉल्ड द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल. वहाँ इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम अक्रॉस दिस टर्म विच इज कॉल्ड जनरेशनल ट्रॉमा. तो प्रॉबेबली एक मज़ेदार चीज़, मज़ेदार तो नहीं बहुत, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जब साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे थे एसेस के बारे में, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उन्होंने वो स्टडी इन प्रेजेंट जो लोग हैं अमेरिका में उनके ऊपर की, तो पाया कि ज़्यादातर ब्लैक्स के साथ बुरा हुआ है. मैं ब्लैक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो टर्म वहाँ यूज़ किया गया था. उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं बीता. उनके साथ एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मोर देन 6 हुए आउट ऑफ 10 जो लिस्ट थी. तो इसका क्या कारण है कि उनमें ये चीज़ ज़्यादा थी. ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा जो पास ऑन हुआ है स्लेवरी से, हाँ, probably the whole generation, the whole community did not learn how to receive love and how to give love. such a matter. कई बार तो आप हमारे आसपास भी देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार को प्यार जैसा नहीं बताते. वो यार मेरा गुस्सा ही मेरा प्यार है, क्योंकि उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स, मदर फादर से ये सीखा. तो हमने आसपास से क्या सीखा, हमने अपने रिलेशनशिप टेम्पलेट्स कैसे बनाए, वैसा पैटर्न हम रिपीट करते हैं. हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स वैसे बन जाते हैं. मेजरली बोले तो सोशल लर्निंग, यस. ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये तो बेसिक लर्निंग्स हैं ही हैं. लेकिन यस, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसको बोलते हैं, जो आसपास से हम सीख रहे होते हैं. लेकिन ये सिर्फ व्यवहार तक सीमित नहीं है. ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, इट कैन चेंज द DNA एज वेल. दैट्स व्हाई यस आई एम ब्रिंगिंग इन द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट. Oh my God, ये मतलब this is something big and huge to understand. जब साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू हुई थी और बहुत सारे स्कूल्स आए, तो वन ऑफ द डिबेट्स दैट वाज हैपनिंग वाज नेचर वर्सेस नर्चर. और क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि क्रिमिनल पैदा होता है या बनता है. अच्छा, इसलिए ये जो हम फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं ना कि हमको अगर जैसे पेरेंट्स हु अडॉप्ट किड्स, पता नहीं किसका खून है, इज दैट व्हाट इज रिलेटेबल टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? इट्स अ मिक्स. बहुत सारी स्टडीज हुई हैं ऐसे ट्विंस पर जो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, एक ट्विन अपने पेरेंट के साथ रहा और एक अडॉप्ट हो गया, तो क्या इफेक्ट पड़ा, या फॉस्टर में रहा और एक पेरेंट्स के साथ रहा तो क्या इफेक्ट पड़ा. टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड नर्चर इफेक्ट, तो पाया गया कि इन दोनों का मिक्स होता है. एंड मोस्टली नर्चरेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है.
इसका एक फायदा ये भी है कि आप ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा हील कर सकते। ओह, दैट इज रियली नाइस। अगर हम एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, अगर हम स्किल बिल्डिंग करें, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस एंड एवरीथिंग जो मैं बता रही थी, वो हम करवाएं हमारे आसपास, तो सच में वो विलेज अगर हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो एक्चुअली ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा जो बढ़ता चला जा रहा है वो उसकी चेन कट होगी, ब्रेक कर सकते हैं। चेंज होगा। अच्छा, तो ये जो पेशेंस वाला इशू आजकल चल रहा है, हम कहते हैं इस जनरेशन में तो पेशेंस ही नहीं है यार बिल्कुल भी, तो ये क्या इज इट ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू, क्योंकि आई एम श्योर कि फ़ोन हमारे पेरेंट्स उतना इस्तेमाल नहीं करते, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करते, और हम रील के ज़माने में आ गए। वी आर ऑलवेज स्क्रोलिंग आवर फोन्स, हमको कहीं मन नहीं लग रहा है तो हम फ़ोन अपना उठा लेते हैं। पेशेंस डेफिनेटली इससे लूज हो रहा है। तो डू यू थिंक मीडिया is not doing good to people, and how to regulate this so See, that media is a tool. जैसे आग एक टूल है, चाकू एक टूल है, मीडिया एंड एआई भी एक टूल है। आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। और ये कौन सिखाएगा? schools, society, because of course every time nobody will go to a therapist, no? ये आखिर ये बात बताएगा कौन, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और दोस्तों, अगर साइकोलॉजिस्ट कह रही है कि schools and of course parents, the community and the friendship is telling all of this, हमको इन सारी चीज़ों पे as a community भी शायद ध्यान देने की बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि थेरेपिस्ट फ्रेंड्स को रिप्लेस कर सकता है। नॉट ट्रू। फ्रेंड्स हैव देयर ओन प्लेस इन योर लाइफ। ना थेरेपिस्ट फ्रेंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ना फ्रेंड्स थेरेपिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है। और इसके बहुत सारे कारण है। एक तो जो रील वाली बात है, अगेन बायोलॉजी, डोपामीन हिट बहुत मिलता रहता है ना, तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे ब्रेन का, उसमें डोपामीन, चीप डोपामीन ऊपर गया और खट से नीचे आ रहा, तो मुझे फिर से डोपामीन हिट चाहिए क्योंकि मुझे आदत हो गई है। ये एडिक्शन वाला एंगल है, ठीक है। दूसरा ये कि मुझे ये करना ही क्यों है, क्योंकि मैं शायद इमोशनली कुछ अवॉइड कर रही हूँ। अवॉइडेंस, एस्केपिज्म, दिस इज अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स which can be a trauma response too, or maybe a general stress response. सवाल ये आता है, अभी मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं ये करना चाहती हूँ? क्या ये मुझे मेरे गोल्स एंड वैल्यूज की तरफ ले जा रहा है? नहीं ले जा रहा? अनस्टक कर, बाहर आ। वेरी इंपॉर्टेंट टिप। तो अभी जैसा द्योतिमा ने ये बात मेंशन की कि थेरेपिस्ट फ्रेंड को रिप्लेस नहीं कर सकता और फ्रेंड थेरेपिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो आई एम दैट लकी वन जिसकी फ्रेंड ही थेरेपिस्ट है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। तो दोस्तों, ऐसे तो सत्य की खोज बहुत लंबी है, सबकी अपनी यात्रा है, लंबे चलते चले जाना है, अपने आप को जानना है, लेकिन बहुत सारी मदद आज द्योतिमा ने हमें करी है बातें अनलिमिटेड के साथ, कि हम अपने आप को जाने, सेल्फ अवेयर हों, और तभी हम एक सुंदर दुनिया बना पाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली an initiative, a way to make this world a better place to live, जैसा कि बड़े कह गए हैं। बातें तो अनलिमिटेड हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही, और मैं इसके लिए द्योतिमा को बहुत बहुत थैंक यू आप सबकी तरफ से बोलती हूँ दैट शी हैज बीन हियर एंड शी शेयर्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स विद अस। अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, शायद अगली बार हम फिर कभी द्योतिमा के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच। I will be very happy to do that. थैंक यू Thank you सो मच। थैंक यू सो मच।